आर यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एनालिसिस? पैरालिसिस एनालिसिस क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, वहीं रुक जाते हैं, एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पैरालिसिस एनालिसिस। आरबीआई ग्रेड बी के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि वैकेंसीज कम आ रही है, लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि वैकेंसीज कम आने के कारण शायद कोई आदमी डिसीजन ले लेगा कि मैं और मेहनत करूंगा लेकिन मैं एग्जाम दूंगा वॉट एवर द नंबर ऑफ सीट्स आर। शायद कोई दूसरा आदमी डिसीजन लेगा कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि सीट्स कम है, मैं किसी और एग्जाम को दूंगा। इन दोनों ही केसेस में, since the aspirants have taken the decision, they are out of the paralysis analysis situation. But then there are many who will not take the decision, they will just stuck around. ना तो वो एग्जाम की तैयारी करेंगे, ना उसको छोड़ेंगे। उनके दिमाग में क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहेंगे कि क्या मुझे एग्जाम देना चाहिए, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मुझे कोई और एग्जाम चुन लेना चाहिए, अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बार बार आपके दिमाग में आते हैं, बट स्टिल यू डू नॉट टेक एनी डिसीजन, यू डू नॉट आइदर प्रिपेयर और यू डू नॉट ईदर क्विट द एग्जाम, दैट इज द सिचुएशन ऑफ पैरालिसिस एनालिसिस। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो हमारी आरबीआई मैनेजर की गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी जहां से आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज इसको डाउनलोड कीजिए एंड गेट स्टार्टेड विद योर जर्नी। तो अब क्या होगा, क्योंकि सीट्स कम आ रही हैं, सीट्स इस बार एक्सपेक्टेड हैं कि अराउंड 43 सीट्स आपको आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन के लिए अंडर द जर्नलिस्ट स्ट्रीम देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब ये सीट्स कम आ रही हैं तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब क्या होगा। देखिए, जब सीट्स कम आती हैं, जब सीट्स वैकेंसीज कम आती हैं तो जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि सीट्स तो कम हो गई हैं लेकिन कंपटीशन सीट्स के कम होने से बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स हु विल अप्लाई विल रिमेन द सेम, लेकिन उन एस्पिरेंट्स में से सेलेक्ट कम लोग होंगे तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ गया है। तो इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है जब भी सीट्स कम होती हैं। अब जो भी एस्पिरेंट है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, सीट्स कम हो गई हैं, अब क्या होगा। अब सोचने की बात यह है कि ये आपके दिमाग में नहीं, ये सबके दिमाग में हो रहा है। ठीक है, सबके दिमाग में आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्रिएट करेगा कि कौन इस सिचुएशन में स्टेबल रहता है और कौन इस सिचुएशन में पैनिक मोड में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर करना ऑलरेडी बोझ समझ रहे थे, जिनको ऑलरेडी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे ये एग्जाम देना है या नहीं देना, वो तो पैनिक मोड में चले ही जाते हैं एंड दे आर द फर्स्ट वन टू डिसाइड कि हम ये एग्जाम नहीं देंगे, विच इज अ गुड डिसीजन इन माय व्यू। ऐसा नहीं है कि एग्जाम छोड़ना गलत बात है, वो ऑलरेडी कंफ्यूज थे, नॉन सीरियस थे, उनको शायद और भी कुछ प्रायोरिटीज थी, तो अब शायद उनको क्लियर हो जाएगा कि यार ठीक है, मैं शायद थोड़ा सा ट्रैक्ट हो रहा था लेकिन अब तो मुझे ये नहीं देना भाई क्योंकि सीट्स कम हो गई हैं। सो दे आर द फर्स्ट वन who would be moving to some other exams, which is a very good decision in my point of view. कुछ लोग हैं जो स्टेबल रहते हैं, सीरियस हैं, उनको पता है कि यार यही मेरी जर्नी है, यही मेरा ड्रीम है, वो अभी भी फाइट करेंगे, तैयारी करेंगे, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस गेट्स क्रिएटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ज्यादा अच्छे हैं या ये अच्छे नहीं हैं, सबका अपना अपना डिसीजन है, सबको अपना अपना सोच के लेना चाहिए। बट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई ग्रेड बी, ऑब्वियसली अब ये पूल है जो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इनमें से भी बहुत लोग रह जाएंगे, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पूल है जो शायद कहीं और जाएगा, इनमें से भी कुछ लोग कहीं और सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग कहीं भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो हर एग्जाम की जर्नी में ये तो है ही कि कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। बट दिस इज द पॉइंट, यू नीड टू डिसाइड कि आप किस मोड में हैं, और वो मोड एक्चुअली आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना सीरियस थे और आप कितना इंटेंट से इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते थे। देखिए, सीट्स कम हुई हैं, बट अगर आप देखें कि सिलेक्शन तो पहले भी कोई आसान नहीं था, पहले भी मुश्किल था और अब शायद थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन पहले भी पॉसिबल नहीं था, अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है ना।
पहले मुश्किल था, अब और मुश्किल हो गया। पहले भी आपको टॉप 0.1% में आना था, अब शायद टॉप 0.09% में आना होगा। तो जर्नी तो ऑलरेडी मुश्किल थी ही, वो और मुश्किल हो गई है। बट दैट्स द रियलिटी। पहले भी हो चुका है, जब 66 सीट्स आई थी फ्रॉम 240, तो उसके बाद तो मैं बोलूंगा ये उतना गिराव नहीं है जितना 220 से 60 पे हुआ था। अब तो 83 से हम 40s में आ रहे हैं, तो उतना बड़ा गिराव नहीं है जितना वो था। बट द पॉइंट इज के सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा, और या फिर आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू फाइट इट आउट इफ दिस इज योर ड्रीम यू वांट टू परस्यू। जर्नी तो कहीं भी आसान नहीं है, और एग्जाम्स में भी ऐसा नहीं है कि आप आराम से निकाल लेंगे, बट यू हैव टू टेक अ कॉल। द पॉइंट इज दैट आपको डिसाइड करना होगा कि आपको देना है नहीं नहीं देना है। बस आप प्लीज लटक के मत रहिएगा कि यार पढ़ भी लेता हूं नहीं भी पढ़ता हूं, पढ़ भी लेता हूं नहीं भी पढ़ता हूं। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है ताकि आप पैरालिसिस एनालिसिस में ना फंसे। अब जो लोग इस एग्जाम को देना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग इस एग्जाम को देना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो देना है, सीट्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, मैं दूंगा, उनके लिए एक्शनेबल प्लान 3 फ्रंट्स पे है। पहले तो मेक दिस अटेम्प्ट काउंट। आरबीआई में जितनी भी सीट्स आ रही हैं ग्रेड बी में, लेट्स फाइट इट आउट, लेट्स मेक दिस अटेम्प्ट काउंट, मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिर बैकअप अलाइनमेंट क्या है और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो इन्हीं लाइंस पे होते हैं, हमें पता है बट शायद हम कंसिडर नहीं करते हैं, हमें शायद अब कंसिडर कर लेने चाहिए। और मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बताऊंगा, मुझे लगता है कि ये हमें शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि सीट्स कम आएंगे, बट आई थिंक दैट शोज क्लैरिटी ऑन द आरबीआई साइड, और ये फ्यूचर में मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कि हाउ कैन यू मेक दिस अटेम्प्ट काउंट। देखिए, अब हमारी जो सीट्स कम हुई हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसका इंपैक्ट अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ पे लगाऊं, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ पे लगाऊं, क्योंकि अब क्या हुआ है कि मेरी अगर सपोज कीजिए 40 सीट कम आती है इस बार, इसका मतलब है फेज 1 जो लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, जो लोग फेज 1 क्लियर करेंगे, आई थिंक वो कम से कम नहीं तो 400 लोग कम क्लियर करेंगे इस बार, क्योंकि 40 सीट कम है तो 400 लोग कम क्लियर करेंगे। तो मेरे हिसाब से 10 से 12 नंबर यहां पे कट ऑफ पे इंपैक्ट हो सकता है अगर पेपर का लेवल सेम रहे। दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज इसको बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं कि कट ऑफ हमारा बढ़ेगा, हाई जाएगा, कितना जाएगा वो नहीं कह सकते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर, बट सब्सटैंशियल होगा, मतलब 5 से ज्यादा होना चाहिए अगर लेवल सेम रहता है। वैसे लेवल अगर हट गया तो फिर ओवरऑल कट ऑफ कहीं भी जा सकती है अगर लेवल ही चेंज हो गया। सेक्शनल कट ऑफ मुझे लगता है कि 35% तक अब जा सकती है सारे सेक्शंस में। लास्ट ईयर वो 30% थी, उससे पहले आई थिंक 20% गई थी। तो इस साल 35% सेक्शनल कट ऑफ के लिए आप तैयार रहिएगा। एक नहीं भी जाती तो हमें ये बफर में लेके जाना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट ऑन दिस फ्रंट के 30% हम ले आएंगे। तो जैसे क्वांट में अगर 30 नंबर का क्वांट है तो 30 नंबर का 35% बनेगा 10.5। तो क्वांट में इंग्लिश में 10.5 आप कट ऑफ मान के चलिए, कम जाएगी तो आपके फायदे के लिए ही होगा। रीजनिंग में आप 27 और जीए में हम सॉरी रीजनिंग में हो गई हमारी 21 और जीए में हो गई 27। तो ये सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ पे इंपैक्ट होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएंगी। अब उसको हैंडल कैसे करना है, सबसे पहले तो एक्यूरेसी पे फोकस करना सीख लो, तुक्के नहीं चलेंगे। एक्यूरेसी शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी देन अटेम्प्ट्स। अगर मैं इस 80 क्वेश्चन भी करता हूं और मेरी 90% एक्यूरेसी, आई थिंक दैट्स अ मच बेटर परफॉर्मेंस rather than doing 90% questions with 90 questions with 70% accuracy. दूसरा, आई थिंक करंट अफेयर्स इज द की। जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, ये वाला, ये आपको अगर ब्रीच करना है, इसके पार जाना है, तो सीए इज गोइंग टू बी द की। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अपना स्कोर रिलेटिवली इजीली बढ़ा सकते हो एज कंपेयर टू क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट में, रीजनिंग में तो एक टाइम लिमिट में उतने ही मार्क्स आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में फिर भी आप
थोड़ा जोर लगाकर सही से पढ़कर और सही से अटेम्प्ट कर कर आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको अभी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स टारगेट कर लेने चाहिए, जैन से लेके जून तक। रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, मिनिमम रिवीजन शुड बी 3 टाइम्स, करना ही पड़ेगा। आपको लग रहा होगा सर 3 बार, अरे भाई करो, ठीक है। और लॉट ऑफ एमसीक्यूज, लॉट ऑफ एमसीक्यूज, वो पहले वाला चला गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। रिवाइज करंट अफेयर्स 3 टाइम्स, और पहला था 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो एक्यूरेसी ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स एंड फॉर करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें आपको समझ लेनी है, तभी इस अटेम्प्ट में आप जो इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे उसको कवर कर पाओगे। अब आते हैं दूसरी चीज पे, बैकअप अलाइनमेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिंस रेगुलेटरी बॉडी इज अ डोमेन इन इटसेल्फ, आरबीआई में कम सीट्स आ रही हैं बट स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज। जैसे आरबीआई और नाबार्ड का तो बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप करता है, इरिडाई का बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप करता है, जो इरिडाई में भी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है नोटिफिकेशन कब आएगा, बट जब भी आएगा एकदम गिरेगा, 40-50 सीट आएगी, दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सेबी का भी रिक्रूटमेंट अभी चांसेस हैं कि हर साल होगा, तो देयर स्टिल आर अपॉर्चुनिटीज। यस देयर इज अनसर्टनिटी, वो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में शुरू से ही रहती है, बट अगर हम यहाँ पे 70, यहाँ पे 60 और यहाँ पे कुछ टोटल 60 लगा लें, सो वी हैव अराउंड 200 सीट्स अप फॉर ग्रैब्स, जिसके लिए शायद हमें बिल्कुल स्क्रैच से नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रखी है, सो वी कैन बिल्ड अपॉन दैट एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स in a lesser time as it would have been required if I would have started for these exams from scratch. तो ये एग्जाम्स को आप कंसिडर कर सकते हो, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज एंड मोर ओवर आई थिंक इट विल कीप यू इन दी हंट। एक होता है ना कि तैयारी करते रहो तो कोई ना कोई एग्जाम निकल जाता है, रेदर देन जस्ट सिटिंग एंड कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन जस्ट 2 months इन एवरी ईयर, दैट विल नॉट मेक इट हैपन। तो इन एग्जाम्स को देने से आपकी एक तरह से मन लगा रहता है और आपकी तैयारी होती रहती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो, आप क्वांट रीजनिंग करते रहते हो, सो दैट बाय द टाइम योर डे कम्स यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आपको अलग से कुछ स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो मैं कह रहा था कि आई थिंक इट्स अबाउट मोर अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ सीट्स नाउ, बिकॉज आई फील इट शोज क्लैरिटी। बिकॉज हम लास्ट ईयर ये देख रहे थे कि आरबीआई ने ये डिसाइड किया है यूनियन के साथ कि ग्रेड बी पे अब ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होगी, रेदर ग्रेड ए पे रिक्रूट किया जाएगा। ये यूनियन के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सो इफ दे वुड हैव हायर्ड मोर नंबर ऑफ पीपल एट ग्रेड बी, इट मींस दैट प्रोस्पेक्ट वाज गेटिंग डिल्यूटेड। कोई क्लैरिटी नहीं थी फिर कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी जिसको फिर बाईपास भी किया जा रहा था। बट आई थिंक नाउ सिंस दे हैव गॉन बैक टू दैट अंडरस्टैंडिंग कि भैया ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट तो कम ही करेंगे, एंड नाउ देयर इज लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ न्यूज इज कमिंग इन कि आरबीआई ग्रेड ए का विंडो दोबारा से खुल रहा है। यू माइट सी 150 to 200 सीट्स फॉर ग्रेड ए इन जैन और फेब 2027। आई नो इट्स टू अर्ली टू से दैट कि भैया ये सीट्स आएंगी, पक्का आएंगी, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली द अथॉरिटी लाइज विद आरबीआई टू डिसाइड अपॉन दैट। अब उनके प्रपोजल्स में क्या फाइनलाइज होता है, क्या चेंज होता है, क्या बैक ट्रैक किया जाता है, नोबडी कैन टेल यू। बट एज ऑफ नाउ देयर सीम्स अ पॉसिबिलिटी, जो थोड़ा बहुत पता लग रहा है इंटरनल न्यूज के कारण, कि ग्रेड ए जैन फेब 2027 में हो सकता है विद अराउंड 150 to 200 सीट्स, ठीक है। अब ये सीट्स भी कम हो सकती हैं, बट ये हेल्दी नंबर रहने वाला है, ये 30-40 नहीं आता है, ठीक है, नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आरबीआई ग्रेड ए का आरटीआई रिप्लाई के कारण काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं जिनको भरने के लिए आई थिंक द रिक्रूटमेंट वुड हैपन इन अ डिसेंट नंबर। उसी कारण ग्रेड बी पे कम की गई है। अगर ग्रेड ए पे भी 30-40 रिक्रूट करनी होती देन डजंट मेक सेंस कि हम ग्रेड बी को कम कर ग्रेड ए पे जाएं, राइट। So I think it's in line with the long-term thinking of RBI, and this will
गिव मोर क्लैरिटी टू द एस्पिरेंट्स इन फ्यूचर के, ठीक है ग्रेड बी तो कमी आएगी, अब ग्रेड ए आएगा और ग्रेड ए में अराउंड इतनी वैकेंसीज आएंगी. सो अनसर्टेनिटी इससे थोड़ा कम होगा और क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आएगा, बट इट विल टेक टाइम. अब यहाँ से जो नेक्स्ट 7-8 मंथ्स हैं टिल द टाइम आरबीआई ग्रेड इज अनाउंस्ड, आई थिंक वो थोड़ा अनसर्टन टाइम रहने वाला है. बट वंस इट इज अनाउंस्ड इट विल बी lot of relief and lot of certainty for the future aspirants. So this is what I wanted to say. ठीक है, बाकी guys आसान नहीं होता है जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अचानक आपको पता लगता है कि सीट्स अब 83 या 85 से 45-43 रह गए हैं. ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू नो एब्जॉर्ब, बट इसमें वही है, जो लोग तैयारी करते रहेंगे समहाउ अगर कल को ग्रेड ए की 150 सीट आती है उनको चांस मिलेगा. जो लोग तैयारी छोड़ जाएंगे लेकिन फिर वो भी तैयारी करते रहेंगे किसी और एग्जाम की, एटलीस्ट किसी और एग्जाम में तो सिलेक्शन ले लेंगे. बट वो लोग जो अभी इसी पे बैठे हैं और इसकी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि प्लीज टेक अ डिसीजन. इट्स अबाउट टेकिंग अ डिसीजन. ईदर वे यू शुड डिसाइड फॉर आरबीआई ग्रेड बी this attempt and the future opportunities of grade A or other exams in the regulatory bodies remain, या आप इसको छोड़ दो, you go for some banking or EPFO or some other exam जहां पे आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हैं, हेल्दी नंबर ऑफ सीट्स है, बेसिकली जहां पे आप खुद में कॉन्फिडेंस जनरेट होता हुआ देखते हैं, अब वहां पे भी जाने की सोच सकते हैं. So that is all from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.